दोस्तों नमस्कार। क्लास सिक्स का ध्यान रखें दोस्तों। क्लास सिक्स का ज्योग्राफी यानी भूगोल, जो कि बिहार बोर्ड में या बिहार की सरकारी स्कूल में जो बुक चलती है, जिसे आप SCERT के नाम से जानते हैं। तो क्लास सिक्स का जो ज्योग्राफी है वो उसका नाम है हमारी दुनिया। ठीक है, हमारी दुनिया भाग 1। अगर आप क्लास 6, 7 और 8 देखेंगे उस बुक को, तो सब में यही लिखा हुआ है हमारी दुनिया, लेकिन यहाँ पे भाग 1 है। जो भाग 1 है वो क्लास 6 है, भाग 2 है वो क्लास 7 है, और भाग 3 क्लास 8 है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आज कल और परसों में तीनों ज्योग्राफी को समाप्त करूँ, और इससे प्रत्येक जो अध्याय है, जो प्रत्येक टॉपिक दिया गया है, प्रत्येक अध्याय के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स है, या कहीं कहीं गलत सही करने वाली बात भी है। ठीक है, यानी कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है, ये बातें हैं। दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि आज मैं क्लास 6 का SCERT भूगोल को लिया हूँ, और इसके बाद इससे संबंधित जितने भी MCQ है जो बुक में दे रखा हुआ है, उन सारे MCQ को करवाने जा रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो को देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे, और आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आज देखते हैं क्लास 6 का SCERT, और उस बुक का नाम है हमारी दुनिया भूगोल। ठीक है, चलिए आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला अध्याय देखिए है, अध्याय ये है कि हमारा सौरमंडल। ठीक है, क्लास 6 का ज्योग्राफी उल्टाएंगे, उसमें देखिए आप पहले अध्याय में लिखा हुआ हमारा सौरमंडल। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प को चुनिए, और कहता है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि राशियों की जो कुल संख्या है वो 12 है। ठीक है, राशियों की कुल संख्या 12 है, और कौन कौन सी राशि है मैं आपको बताता हूँ, आप उसको देख लीजिए। आपके अपने जीवन में भी शायद इस चीज़ को आप अप्लाई कर चुके हैं, आपके नाम के साथ राशि जुड़ा रहता है। तो देखिए कौन कौन राशि है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है, तो इस प्रकार करके हमारे पास 12 राशियां हैं, और 12 राशियों का नाम आपको मैं बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य की आकृति कैसी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सूर्य की आकृति गोलाकार या गोल है। ठीक है, सूर्य की आकृति गोल है। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल की मुखिया कौन है। दोस्तों आपको पता है सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। ठीक है, सौरमंडल की मुखिया सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। इनके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे इस तरह करके। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सौर परिवार के मुखिया सूर्य हैं। ठीक है, हम ग्रह के बारे में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे नीचे ग्रह लिखा हो, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ बताया नहीं। तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, ग्रहों को कुल कितनी संख्या है, तो आपको पता है ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कौन कौन सा ग्रह है, अगर सूर्य से बढ़ते क्रम में देखा जाए तो याद रखेंगे बुध, इसके बाद इसके शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस प्रकार करके मेरे पास 8 ग्रह हैं। ठीक है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और ये आपका ए आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सप्तऋषि कितने तारों की समूह है। ध्यान रखेंगे सप्तऋषि 7 तारों की समूह है। आप शाम ढलते ही देखेंगे इस प्रकार करके 4 इधर होता है। ठीक है, और 3 इस तरह करके दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसे हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, और ये सप्तऋषि में 7 तारों का एक समूह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द ब्लैंक से खाली जगहों को भरिए। पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है। ठीक है, तो पहले आप इतना समझेंगे कि हमारे पास कुल नक्षत्र की संख्या कितनी, ध्यान रखेंगे 27। ठीक है, मेरे पास 27 नक्षत्र हैं, यानी कहने मतलब नक्षत्र की कुल संख्या 27 है। उनका नाम लेना थोड़ा सा दिक्कत है, फिर भी मैं ले लेता हूँ नाम। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्वलेषा,
माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त यानी हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रा, उत्तरा भाद्रा और रेवती। इस प्रकार करके 27 नक्षत्र हैं। अगर 27 नक्षत्र को देखें तो यहाँ कहता है कि पृथ्वी एक नक्षत्र को कितने दिनों में पार करती है, यानी डैश स्थान पर ध्यान रखेंगे 14 दिनों में पार करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कितने दिनों में, 14 डेज में। ठीक है, 14 दिनों में पार करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा पर दिखाई पड़ती है, खाली स्थान दिखाई पड़ती है। ध्यान रखेंगे जो दिखाई पड़ती, कैसे दिखाई पड़ती है, क्षैतिज दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्षैतिज दिखाई पड़ती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षैतिज पर दिखाई पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मंगल और डैश ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे मंगल और बृहस्पति, ध्यान रखेंगे बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति के खाली स्थान उपग्रह है। ठीक है, तो याद रखेंगे बृहस्पति के पास कितना उपग्रह है, उपग्रह की संख्या 62 है। ठीक है, बृहस्पति के पास उपग्रह की संख्या 62 है। और आज इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक डैश स्थान में पहुंचता है, कितने स्थान में, मान के चलिए लगभग 8 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लेती है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मिलान करने वाला भी है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए मिलान करने के लिए क्या कहा गया है कि आकाश से पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। ठीक है, बुध, ठीक है, बुध ग्रह है, आपको पता है, अभी मैंने बताया बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह को मिलान करना है, किससे मिलान करना है, याद रखेंगे सबसे छोटा ग्रह है बुध, ध्यान रखेंगे सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसके बाद पृथ्वी को मिलान कर दीजिए नीला ग्रह से, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहता है पानी की वजह से। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। उल्का पिंड, ध्यान रखेंगे आकाश में चक्कर लगाने वाला पत्थरों के छोटे टुकड़े हैं। ठीक है, आकाश गंगा, ध्यान रखेंगे लाखों तारों का समूह है। और ब्रह्मांड वो है आपका लाखों आकाश गंगा का समूह। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखेंगे बुध सबसे छोटे ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, उल्का पिंड आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे टुकड़े, इसके बाद आकाशगंगा लाखों तारों की समूह, और ब्रह्मांड है लाखों आकाशगंगाओं का समूह। ठीक है, इस प्रकार इसको मिलान करना है। अगला अध्याय है अध्याय 2 और टॉपिक है देखिए पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सम दिवा रात्रि होते हैं, यानी दिन और रात बराबर होती है, किस डेट को। दोस्तों ध्यान रखिएगा दिन और रात जो बराबर होती है वो डेट आपके पास है 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस दिन और रात पृथ्वी में बराबर होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस बात को, डेट आपके पास है 21 मार्च एवं 23 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हैं, यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपके दो आंसर यहाँ पर होगा 21 जून और 22 दिसंबर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर जब हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो शायद इसका आंसर 21 जून ही होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे हम तो सबसे बड़ी रातें और सबसे छोटी दिन होगा।
ठीक है। उसी प्रकार अगर हम 22 दिसंबर की बात करें तो याद रखेंगे ये दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी दिन और सबसे छोटी रातें होगी। तो यही उत्तरी गोलार्ध में आप आएंगे तो सबसे बड़ी रातें सबसे छोटी दिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों आंसर सही है, लेकिन हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं तो हमारा आंसर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन देने का मतलब ही था 21 जून को टिक करना था, ठीक है। तो चलिए अब मैं बता दिया कि 21 जून और 22 दिसंबर में क्या मतलब है इसका वजह। तो याद रखेंगे 21 जून को हम सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकती है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ऊपर में चमकती है, ठीक है। इस प्रकार 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रातें, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आगे है पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, कितना झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है। ध्यान रखेंगे शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है। शीत और उष्ण दोनों लिखा हुआ है, यानी अधिक ठंड होती है और कम गर्मी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। ध्यान रखेंगे वो आपको उष्ण कटिबंध होगा, ठीक है। याद रखेंगे ये विषुवत रेखा के आसपास की क्षेत्र की बात किया जा रहा है कि इसके आसपास के क्षेत्र में उष्ण कटिबंध क्षेत्र है जो कि सालों भर गर्मी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी आकार में चंद्रमा से कैसा है? तो पृथ्वी आकार में चंद्रमा से क्या है? बड़ी है, ठीक है, चंद्रमा से बड़ी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? ठीक है, यहाँ पे राकेश शर्मा का भी नाम है और नील आर्मस्ट्रांग का भी नाम है। अगर यहाँ पर भारत का नाम होता तो कुछ हो जाता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा पे पहुँचने वाली बात किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे वो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहले पहुँचने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरिए। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है। तो आप इस तरह कर देखिए इसको, अगर हम इसको ऐसे करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेखा मिलाने वाली की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव मिलाने वाली रेखा को आप कह सकते हैं प्रधान यमयोत्तर रेखा, ठीक है, जिसको आप GMT का भी कहते हैं या फिर आप 0 डिग्री देशांतर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, देशांतर रेखा। कहीं कहीं इसे अक्ष रेखा भी कह देता है, ठीक है। याद रखेंगे उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव पर मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गति के कारण दिन रात होता है। देखिए पृथ्वी के 2 गति है, ठीक है, एक परिक्रमण है और एक परिभ्रमण है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि एक घूर्णन के वजह से पृथ्वी का दिन रात होता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, इस वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका आंसर होगा घूर्णन, ठीक है, घूर्णन, ठीक है। सॉरी, याद रखिएगा यहाँ पे आपको लिखना है घूर्णन, ठीक है, घूर्णन लिखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे पृथ्वी का घूर्णन के वजह से, घूर्णन गति के वजह से दिन रात होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर कैसे पड़ती है? सीधा पड़ती है, ठीक है। इसीलिए आपको बोले अभी भी मैंने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश के आसपास पूरे सालों भर गर्मी होती है, यानी कि मतलब है सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी सालों भर लगती है, ठीक है। आगे देखिए दिखा पृथ्वी खाली स्थान की ओर घूमती है। तो याद रखेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। चलिए हम अगला अध्याय की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अध्याय मेरे पास है अध्याय 3 पृथ्वी के परिमंडल, ठीक है, पृथ्वी के परिमंडल अध्याय है 3। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है
कि सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है जीवन पनपता है, कहाँ पनपता है? याद रखेंगे जीवन स्थलमंडल में पनपता है, लेकिन इसके लिए जलमंडल भी चाहिए, वायुमंडल भी चाहिए, तीनों मिलकर एक क्या बनता है? जैवमंडल बनता है। ठीक है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल मिलकर जैवमंडल बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय थे, कौन थे? तो याद रखेंगे जो थे उनका नाम है राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा जो अंतरिक्ष में गए थे, जो भारतीय व्यक्ति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल डमरू मध्य को जोड़ता है। ध्यान रखेंगे जल डमरू मध्य जो जोड़ते हैं, दो बड़े जल भागों को जोड़ते हैं। ठीक है, दो बड़े जल भागों को जल डमरू मध्य द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समताप मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल होता है। ठीक है, क्या होता है? वायुमंडल में। ठीक है, वायुमंडल में। ध्यान रखेंगे मेरे पास क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा समताप मंडल में तापमान इक्वल होता है, कोई घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होता है, इस वजह से समताप मंडल कहते हैं। और लंबी दूरी की जो प्लेन होता है वो समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है, ताकि वहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, बादल ना हो, वर्षा कुछ भी नहीं है, ना धुंध ना फोग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए समताप मंडल में सब कुछ। और समताप मंडल में एक बात और ध्यान रखिएगा, ओजोन परत भी समताप मंडल में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपके पास खाली जगहों को भरिए। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ते हैं उसे हम स्थल संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे उसे हम स्थल संधि कहते हैं, दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ते हैं। ठीक है, पानी का सकरा भाग जो दो बड़े जल राशि को दूसरे से जोड़ते हैं उसे हम जल संधि कहते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसे हम जल संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहाँ जीवन संभव नहीं है, वरना पृथ्वी के लोग चंद्रमा पर भी पहुँच जाते रहने के लिए। ऐसे तो पहुँचे ही हैं लेकिन रहने के लिए नहीं। अगर वहाँ पर आपका जल और हवा पानी होता तो ज़रूर वहाँ पर लोग पहुँच जाते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला अध्याय है आपके पास अध्याय 4 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, अध्याय 4 है, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा जो है वो है, पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए हमारा बिहार तक पहुंचते हैं और दानापुर के पास आकर गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सोन नदी मैदानी क्षेत्र होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित है वाल्मीकि नगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी। ठीक है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है तो कौन सा मिट्टी है? ध्यान रखेंगे चिकनी मिट्टी है, इसे हम बिहार में केवाल मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पठार के ऊपर की सतह होती है, कैसे होती है? तो पठार के ऊपर की सतह होती है, सपाट होती है, जहाँ पे लोग घर भी बनाते हैं। ठीक है, घर ही बनाते हैं। लेकिन आप पर्वत पर, पहाड़ पर घर बनाना, जो सबसे ऊपरी हिस्सा में घर नहीं बना सकते क्योंकि वो नुकीला टाइप का होता है। ठीक है, सबसे अधिक नुकीला आपका जो पर्वत है, इसके बाद इसका पहाड़ी इलाका है, और इसके बाद पठारी इलाका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो सपाट होता है, वहाँ पर लोग आराम से घर बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान रखेंगे पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन होते हैं? याद रखेंगे वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत, इसके बाद ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, और एक होता है भ्रंशत पर्वत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में
फैला है। तो ध्यान रखेंगे जो खाली स्थान है यहाँ पे भरा जाएगा गंगा, ठीक है। गंगा नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ। अगर बिहार की मैप को देखेंगे आप तो गंगा नदी बिहार के बराबर लगभग बराबर 2 भागों में हिस्सा बांट देती है, ठीक है। गंगा नदी बांटती है और जितने भी बिहार की नदियाँ हैं वो गंगा नदी में आकर सब मिल जाती है, ठीक है। कह सकते हैं कि दोनों तरफ से बिहार का जो बीच का स्थान है वो गड्ढा है। उधर से भी उत्तर तरफ से बिहार की नदियाँ आती है, गंगा मिलती है, दक्षिण तरफ से बिहार की नदियाँ आकर गंगा मिल जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है को संसार का छत कहते हैं। ध्यान रखेंगे पामीर के पठार, ठीक है। पामीर के पठार को संसार के छत कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। पर्वत श्रेणी कहते हैं। शिमला और कश्मीर देश की प्रमुख केंद्रीय पर्यटक स्थल के उदाहरण है, ठीक है। ध्यान रखेंगे हमारे शिमला और कश्मीर जो प्रमुख केंद्रीय पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। और ई नंबर क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण क्या है। ध्यान रखेंगे वो है जनसंख्या। जनसंख्या पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और हमारा जो प्रकृति में पूरी तरह से बदलाव हो चुका है। आप देख ही रहे हैं जब वर्षा होना नहीं चाहिए तब वर्षा होती, जब सुखाड़ जब वर्षा होने का दिन हो तो वर्षा होती नहीं है और जब वर्षा होने का दिन न हो तब वर्षा होती है, ये वाली बात होती है, ठीक है। तो इसका सही करने के लिए हम लोग को कम से कम अपनी जनसंख्या पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको मिलान कीजिए, ठीक है। आप मिलान करना है भ्रमशोत्तर पर्वत को मिलान कर दीजिए सतपुड़ा पहाड़ी से, फिर ठीक है। इसके बाद बलित पर्वत को मिला दीजिए हिमालय पहाड़ी से, ठीक है। प्राचीन पठार को मिला दीजिए आप दक्कन क्षेत्र से और निक्षेपात्मक मैदान को मिला दीजिए हंगरी के मैदान से, ठीक है। तो इस प्रकार आप ए को मिला दीजिए सतपुड़ा पहाड़ी से, बी को मिला दीजिए आप हिमालय से, ठीक है। सी को मिला दीजिए आप दक्कन क्षेत्र से और डी को मिला दीजिए आप हंगरी का मैदान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय हमारे पास अध्याय 5 है और ये टॉपिक है दिशाएं, ठीक है। अध्याय 5 है और टॉपिक है दिशाएं। तो यहाँ पर हम दिशा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे मुख्य रूप से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि प्रमुख दिशाएं कितनी होती है। ध्यान रखेंगे प्रमुख दिशाएं हमारे पास 4 ही होती है, ठीक है। कौन कौन होता है। पूरब, ठीक है, पूरब पश्चिम, इसके बाद आपका उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर दक्षिण। आगे ध्यान रखेंगे प्रमुख रूप से 4 दिशाएं मेरे पास है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बाद फिर कहता है कुल दिशाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस प्रकार करके ध्यान रखिएगा। ये 4 दिशा तो हो गया, 5 दिशा, 6 दिशा, 7 दिशा, 8 दिशा, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, इस प्रकार करके हमारे पास कुल दिशाओं की संख्या 10 होती है, ठीक है। 10 दिशाएं होती है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अगर आप इंडिया की मैप को देखिएगा तो बंगाल खाड़ी यहाँ पर जो है वो आप इधर पूरब और ये दक्षिण, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तो बंगाल खाड़ी किस दिशा में होगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व देखिए कहाँ पर है, नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला को देखते हैं, खाली स्थान को भरना है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर दिशा में है, ठीक है। आप देखते होंगे मैप में सबसे ऊपर में हिमालय है, मैप में ऊपर में, तो ऊपर का मतलब है उत्तर, ठीक है। और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं नहीं बताया आपको, ध्यान इस बात का देना है कि इस तरह आप मैप बनाइएगा, ठीक है। इस तरह आप मैप बनाइएगा और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। तो आप मैप में देखते होंगे कि सबसे ऊपरी हिस्सा में हिमालय होता है, तो ध्यान रखें इसका सही उत्तर होगा उत्तर, ठीक है, उत्तर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर तथा पूर्व के बीच, ठीक है, उत्तर तथा पूर्व के बीच दिशा होती है। ध्यान रखेंगे उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा होगा वो उत्तर पूर्व होगा, ठीक है, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट के नाम से जानते हैं। और आजकल नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, आपको पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर बंगाल की खाड़ी से
किस दिशा में है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे अरब सागर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम दिशा है, ठीक है, दिशा में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अध्याय ही है अध्याय 6, ठीक है, और आपका टॉपिक है पृथ्वी और ग्लोब, ठीक है। ये एक अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनिए। कहता है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 डिग्री के चाल चलने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको समय को निकालना हो तो देशांतर आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है। ध्यान रखेंगे उष्ण कटिबंध में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आपको मैं बताया कि ग्लोब में देखेंगे तो यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ेगा जो डी देशांतर के ऊपर में, ठीक है, विषुवत रेखा के आसपास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा। ध्यान रखेंगे कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ध्यान रखेंगे 23.5 डिग्री क्या नॉर्थ, ठीक है। देखिए यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। और यही अगर आप पूछ देता मकर रेखा तो ध्यान रखें मकर रेखा हो जाता 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ध्यान रखेंगे ये कर्क रेखा है और एक मकर है, कुछ अंतर नहीं है, एक उत्तरी अक्षांश है और दक्षिणी अक्षांश है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसकी बात करें और 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर, ध्यान रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर खींचा गया है, ठीक है। तो यहाँ से इधर पूरब, ठीक है, और यहाँ से इधर पश्चिम। तो याद रखेंगे कि अगर हम पश्चिम से पूरब की तरफ चलते हैं यानी अंदर तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है, ध्यान रखेंगे जाने पर एक बात ध्यान रखिएगा कि एक तिथि घटा दी जाती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपको ये आपका सही आंसर होगा, एक तिथि घटा दी जाती है, ठीक है। बार बार एक चीज़ लिखा गया है, ध्यान रखें घाट दी जाती है ऐसा नहीं होगा, ये आपका थोड़ा सा यहाँ से मिस प्रिंटिंग है, याद रखेंगे घटा दी जाती है, ठीक है, घटा दी जाती है। और अगर पश्चिम की तरफ जाए तो याद रखेंगे एक तिथि बढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो पूरब की तरफ जाने से एक तिथि घटा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, खाली स्थान को भरना है। क्वेश्चन है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो मैंने अभी बताया क्या कहते हैं मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अभी मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। पृथ्वी पर कुल, ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है। कौन कौन है, उष्ण, समशीतोष्ण और शीत। ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध है, उष्ण, समशीतोष्ण और शीत। ध्यान रखेंगे पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। 180 इधर 180 उधर, ठीक है, 180 पूरब की तरफ 180 पश्चिम की तरफ, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि रेखाओं की मदद से समय की ज्ञान होती है। ध्यान रखेंगे देशांतर रेखाओं की मदद से समय की ज्ञान होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय 7 में मानचित्र अध्ययन है, ध्यान रखेंगे। तो मानचित्र अध्ययन में देखिए जमीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे का प्रयोग करते हैं, छोटे मापक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी उसे कहते हैं क्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। जिसमें ध्यान रखेंगे जिसमें पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि दर्शाते हैं उसे
हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर और मानचित्र का नाम दिया हुआ है, थीमेटिक मानचित्र है, इसके बाद राजनीतिक मानचित्र है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम थीमेटिक मानचित्र पर उन चीज़ को दर्शाते हैं, उसकी सूचना दी जाती है, जैसे जलवायु, ठीक है, वनस्पति, जनसंख्या, वर्षा, सब के बारे में, उद्योग धंधा के बारे में दिया जाता है थीमेटिक मानचित्र पर। अगर राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक में ध्यान रखेंगे गांव, शहर, राज्य, देश, विभिन्न देशों के सीमाएं, ये सब आपको राजनीतिक मानचित्र में दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे एक जो आपका भौतिक मानचित्र है इसे हम फिजिकल मानचित्र भी कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र को हम पॉलिटिकल मानचित्र भी कहते हैं और थीमेटिक को थीमेटिक ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मैदान को जो दिखाते हैं वो आपका हरे रंग से दिखाते हैं। ठीक है, हरे रंग से दिखाते हैं। नीला रंग जहाँ पर दिखाई पड़ता होगा, ध्यान रखेंगे वो आपका जलाशय करने मतलब समुद्र को दिखाया जाता है। ठीक है, पीला रंग से ध्यान रखेंगे पठार को दिखाता है और भूरा रंग से पर्वत को दिखाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है। ठीक है, मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है, तो कैसे होती है याद रखेंगे, अभी मैंने बताया इस तरह खींचेंगे, ऊपर में नॉर्थ होगा और नीचे साउथ होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र का निर्माण में ध्यान रखना चाहिए, सब का ध्यान रखना चाहिए, संकेतों का भी, दिशाओं का भी, मापक का भी, यानी सभी का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे खाली हटाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाली जगहों को भरिए। देखिए मानचित्र में जलीय भाग को ध्यान कैसे दिखाते हैं, नीला कलर में दिखाते हैं। ठीक है, मानचित्र में उत्तर दिशा हमेशा, ठीक है, ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ होती है। ठीक है, इसके बाद मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है, मैंने अभी बताया जनसंख्या मानचित्र थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला अध्याय को देखते हैं। अध्याय आपका 8 है और यहाँ पर हमारा राज्य बिहार। ठीक है, तो चलिए अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है, वो जगह में इसे हम टाल क्षेत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये टाल क्षेत्र पटना से पूरब, पटना से जो ही हम आगे आते हैं पूरब की तरफ, मोकामा बाढ़ की तरफ, तो देखिएगा पूरा का पूरा गंगा के दक्षिण तरफ में जितना भी क्षेत्र दिखाई पड़ेगा वो टाल क्षेत्र है। वो पटना से चलते भागलपुर तक चल जाती है। ठीक है, कहता है भागलपुर तक जाती है, वो लगभग 8 किलोमीटर के चौड़ा क्षेत्र पर ये यहाँ से पटना से लेकर भागलपुर तक फैला हुआ टाल क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक रबी फसल होती है, चना खूब होता है, इसके बाद गेहूँ भी खूब होता है। ठीक है, उस एरिया में, क्योंकि वो उस समय वर्षा के मौसम में पूरी तरह से बाढ़ से भरा रहता है, यानी बाढ़ से डूबा रहता है। पानी जाने के बाद उस पर जुताई होती है और पूरा एरिया में रबी फसल लग जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर पहाड़ियाँ है, कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे सोमेश्वर पहाड़ियाँ आपके तराई सेक्टर में सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरेसा क्षेत्र में शामिल जिला। सरेसा पहले सबसे समझेंगे, सरेसा है क्या? तो याद रखेंगे एक प्रकार का तंबाकू है। ठीक है, तो तंबाकू सबसे अधिक कहाँ पे उपजाते हैं? याद रखेंगे वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो सरेसा क्षेत्र में शामिल जिला में वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादक जिलों में, ध्यान रखेंगे गन्ना उत्पादक जिलों में सर्वाधिक है गोपालगंज, बेतिया और मोतिहारी। ठीक है, तो इन सब जगहों पर गन्ना की खेती खूब होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान को भरिए। बिहार के कितना परसेंट? याद रखेंगे 7.84% पर भाग पर वन का विस्तार है। बिहार में कुल 38 जिला है। कांवर झील कहाँ पर है? ध्यान रखेंगे बेगूसराय में।
ठीक है, बेगूसराय में, और भीम बांध अभ्यारण्य ध्यान रखेंगे ये आपका मुंगेर में है, ठीक है, मुंगेर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अध्याय है अध्याय 9 बिहार दर्शन प्रथम, ठीक है, बिहार दर्शन प्रथम। देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में अगर जानना चाहते हैं अच्छी तरह से तो इसी चैनल के माध्यम पे आप जाएंगे वीडियो लिस्ट में और देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का 2 वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं पूरी तरह से, और नहीं तो आप इसी से काम चलाइए, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? ध्यान रखेंगे तो बनवाए थे रानी अहल्याबाई ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये मंदिर बना है किसे? काला पत्थर से, यानी काली पत्थर से बनी हुई मंदिर है विष्णुपद मंदिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? ठीक है, बिहार में गर्म जल कुंड कहाँ अवस्थित है? ध्यान रखेंगे वो राजगीर में अवस्थित है, ठीक है, राजगीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है ककोलत प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? ठंडे जल के लिए। लेकिन ककोलत है कहाँ? याद रखेंगे नवादा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में ककोलत जलप्रपात है ठंडे जल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जरासंध की अखाड़ा अवस्थित है, तो जरासंध की अखाड़ा कहाँ अवस्थित है? तो यह याद रखेंगे राजगीर में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अच्छा खाली स्थान भरना है। पितृपक्ष का मेला कब लगता है? ध्यान रखेंगे आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है। कब लगता है? ध्यान रखेंगे आश्विन महीने के, ध्यान रखेंगे आश्विनी महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाबोधि मंदिर के निकट, ठीक है, कौन सरोवर है? ध्यान रखेंगे मुचलिंद सरोवर, ठीक है, ध्यान रखेंगे मुचलिंद सरोवर है, ठीक है, महाबोधि मंदिर के निकट मुचलिंद सरोवर है। अगला क्वेश्चन है पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में क्या है? तो जल मंदिर है, ध्यान रखेंगे। महावीर ने पावापुरी में महानिर्वाण प्राप्त किया था, ठीक है, पावापुरी में, यानी कहने का मतलब है महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहा जाता है ज्ञान विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। ध्यान रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का शिक्षा दिया जाता था और बौद्ध धर्म में हुई महायान शाखा से, ठीक है, महायान शाखा का वहाँ पर ज्ञान मिलता था। याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने किए थे, ठीक है। और यहाँ पर वैनसांग भी आए, ठीक है, वैनसांग भी आए, पढ़ाए भी, फाहियान ने भी इसको देखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुचलिंद सरोवर, अभी मैं बताया मुचलिंद सरोवर थोड़ा सा नाम अजीब है, ठीक है, तो याद रखेंगे मुचलिंद सरोवर कहाँ पर है? तो बोध गया में, ठीक है। रानी अहल्याबाई विष्णुपद मंदिर, ठीक है, शांति स्तूप ध्यान रखेंगे राजगीर पहाड़ी में, और ककोलत जलप्रपात नवादा में, ठीक है। चलिए आगे है, और आप आज का ये लास्ट अध्याय है अध्याय 10 बिहार दर्शन दूसरा, ठीक है। सही विकल्प को चुनिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? यानी जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो आपको पता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना सिटी में हुआ था, ठीक है, और ये सिख का 10वें गुरु थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोलघर कहाँ अवस्थित है? याद रखेंगे गोलघर पटना में अवस्थित है। ध्यान इस भी रखिएगा। गोलघर का निर्माण याद रखेंगे जॉन गोल्डस्टीन ने किए थे। कब किए थे? 1786 में, ठीक है। याद रखेंगे गोलघर का निर्माण जॉन गोल्डस्टीन ने किए थे। कब किए थे? 1786 में, ठीक है। और ये पटना में है, आज जर्जर अवस्था में है, शायद इसको बैन कर दिया गया। यहाँ पर आपको चढ़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, बात देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक जाकर या चढ़ के, जैसे हम लोग अपने बचपन में जाके चढ़ के देखें, लेकिन अब शायद चढ़ने देता नहीं है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दीदारगंज कहाँ पर है? तो याद रखें दीदारगंज आपका पटना में ही है और यहाँ पे यक्षिणी का एक मूर्ति मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोलघर का निर्माण में करवाया गया था। ध्यान रखें कब करवाया गया था? 1786 में करवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। ठीक है, सासाराम में, और ये एक अष्टकोणीय मकबरा है। शेरशाह ने अपने जीवन काल में मकबरा बनवा लिए थे और ये एक तालाब के बीच में मकबरा है। ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से बनवाया गया था। ठीक है, अच्छा तरह से बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित संग्रहालय में 500 साल पुरानी, ठीक है 500 वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाल रखी हुई है। आप भी देख सकते हैं, पटना म्यूजियम जाएंगे, बाहर में ही रखा हुआ है, लंबा से रखा हुआ है, पत्थर की तरह बन गया है, यानी कहने के वो लकड़ी आज पत्थर बन गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ध्यान रखेंगे दीदारगंज। ठीक है, दीदारगंज पटना में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तख्त श्री हरमंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पटना सिटी में। ठीक है, पटना सिटी में। आपको पता है तख्त श्री हरमंदिर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के मकबरा कैसा है? अभी मैंने बताया अष्टकोणीय। ठीक है, अष्टकोणीय शेरशाह का मकबरा है। ठीक है, इसके बाद ग्रैंड कोड रेलवे को ध्यान रखेंगे, ग्रैंड कोड रेलवे दिल्ली हावड़ा को जोड़ती थी। ठीक है, दिल्ली हावड़ा को जोड़ती थी। ठीक है, और ब्लैंक स्थान पर एक क्वेश्चन और है, गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? मैंने बताया। ठीक है, गोल्डस्टीन ने करवाया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने करवाया था गोलघर का निर्माण। कब करवाए थे? 1786 में। ठीक है, आगे इसको मिलान करना है। ठीक है, मिलान करने में देखिए गुरु गोविंद सिंह, ध्यान रखेंगे पटना साहिब से मिलान कर दीजिए। ठीक है, पटना संग्रहालय राजेंद्र कक्ष से मिलान कर दीजिए। ठीक है, गोलघर ध्यान रखेंगे अनाज रखने का भंडार था, और रोहतास सासाराम। ठीक है, रोहतास याद रखेंगे, रोहतास सासाराम उनका मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा सही गलत को टिक करना है। शेरशाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी प्राप्त किया? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हुमायूं को हराकर याद रखें 1540 में बिलग्राम के युद्ध में या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को अंततः पराजित किया शेरशाह द्वारा और दिल्ली की गद्दी प्राप्त किए। ठीक है, यानी आपका ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये लाइन गलत है। पटना से गया को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को ग्रैंड कोड लाइन कहते हैं। अभी मैंने बताया पटना से नहीं बल्कि ये दिल्ली हावड़ा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली हावड़ा जोड़ने वाली लाइन को ग्रैंड कोड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये भी गलत है। ठीक है, पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया था, ये सही बातें हैं। पटना की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली है, ये भी सही बातें हैं। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहलाते हैं, ये भी सही स्थल। ठीक है, तो ये था आज का आपका 6th क्लास का। ध्यान रखेंगे 6th क्लास का SCERT भूगोल। ठीक है, मैं कल आपके समक्ष लेकर आऊँगा वो 7th क्लास का SCERT भूगोल ही, और परसों आपका कह सकते हैं 8 क्लास का SCERT भूगोल। इसके बाद भूगोल होने के बाद हम लोग इकोनॉमी और पॉलिटी की तरफ चलेंगे, तो तब तक के लिए जुड़े रहिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही यहीं पर रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।